पिछले 10 साल की अगर हम भारत की स्टोरी की बात करें तो अक्सर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम लोग मेट्रोज की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, पर अक्सर एक चीज हम भूल जाते हैं। आज से 10 साल पहले करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट था। जी हां, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले तकरीबन 2.5 करोड़ अकाउंट्स थे। आज वो अकाउंट्स बढ़ करके हो चुके हैं 18.5 करोड़। जी हां, एक ऐतिहासिक जंप। मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट्स में जो रुचि आई भारत में, वो एक तरह से अगर मैं कहूं अनप्रेसिडेंटेड है। और स्पेशली कोविड के बाद, अगर मैं 2021 के बाद के आंकड़ों की बात करूं तो करीब 4 गुना बढ़े हैं। तो इसी मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए, और इस समय जो चल रहा है, पिछले 4-5 महीने काफी दर्दनाक रहे हैं कई लोगों के लिए, बट क्या भविष्य हमारा इसमें उज्जवल है? इन्वेस्टर, ट्रेडर, रिस्क, रिटर्न, इस सब पे चर्चा करने के लिए आज एक विशेष मेहमान है हमारे साथ हैं नीरज बाजपेयी जी, जिनको आप लोगों ने सालों साल देखा है सीएनबीसी आवाज पे और बाकी जगहों पे हमारे घरों में आते हुए सुबह 8 बजे के आसपास, बताते हुए कि भाई आज मार्केट का रुख क्या है। तो नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू करण, मुझे बुलाने के लिए। और मार्केट तो मेरा फ्री एकदम सब्जेक्ट है, तो जी हम जी, लोग बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कई लोगों की बड़ी दर्द भरी आहट हम लोग को सुनाई दे रही है। कई लोग बहुत परेशान हैं कि भाई पिछले 4-5 महीने में ये चल क्या रहा है। करीब करीब अगर मैं मिड कैप शेयर्स की बात करूं, उसमें 30 से 40% मे बी मोर का करेक्शन आ चुका है। लार्ज कैप में थोड़ा कम आया है। तो उनको ये लगता है भाई इंडिया की ग्रोथ की बात हो रही है हर जगह, इकोनॉमी की बात चल रही है, 6.5% ग्रो कर रहे हैं, रिजर्व्स भी हाई हैं, हमारे स्टेबल है काफी हद तक, फंडामेंटल सरकार भी स्टेबल ही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई मार्केट्स इस तरह का रुख लिए हुए हैं? क्या कहते हैं आप? देखिए करण भाई, मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर आप पिछले 20 साल 30 साल का मार्केट का चार्ट उठा के देखेंगे जी, तो मार्केट हमेशा 3-4 साल बाद एक बड़ा करेक्शन लेता ही है। तो इसलिए मार्केट का ये बिहेवियर अनयूजुअल नहीं है। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि आप किसी से बात करिए, म्यूचुअल फंड वाले से या किसी बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट से, तो वो आपको बताएगा कि 12-13% का एनुअलाइज रिटर्न निफ्टी ने हमेशा दिया है, इन्वेस्टर ने बनाया। म्यूचुअल फंड वाले भी आपको यही स्टोरी सुनाएंगे। हकीकत यह है कि ये लॉन्ग टर्म का रिटर्न एवरेज रिटर्न है, लेकिन एवरी 4 ईयर्स में आपको एक बड़ा डिप मिलता है 25 से 30% का। जी, तो क्या उसको देख के डर जाना चाहिए? उसको देख के मार्केट छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि कोविड में लोअर सर्किट लगा था। जिस दिन अनाउंसमेंट किया गया था लॉकडाउन का, लोअर सर्किट लगा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहां से चलेगा। सब जीवन का भरोसा नहीं था। बिल्कुल, लेकिन वहां से मार्केट 4 गुना हुआ। कई स्टॉक्स तो 20-20 गुना हुए। अनप्रेसिडेंटेड पैसा बनाया। अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू कोविड की जो आपने बताया कि 18 करोड़ अकाउंट बने, तो चूंकि लॉकडाउन था, लोग घरों में थे, कोई काम नहीं था, तो ट्रेडिंग चल रही थी, तो लोग ट्रेडिंग भी करने लगे। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को जानता हूं जो पहले नहीं करते थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए हैं। क्योंकि घर में आप हैं, लैपटॉप आपके हाथ में खुला ही हुआ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आपने कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये कहानी ऐसे ही चलती है। इस बार की कहानी में थोड़ा फर्क ये है कि 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको लोगों को समझना चाहिए। एक बड़ी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर आया है, डायरेक्ट भी और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी। रिटेल इन्वेस्टर हमारा होम डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हमारे आपके जैसे लोग होते हैं जो छोटे पैसे लगाते हैं, SIP करते हैं। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आया और डायरेक्ट भी आया। ये बड़ा परिवर्तन मैंने अपने 20 साल के फाइनेंशियल जर्नलिज्म करियर में नहीं देखा था। अच्छा, कि इतने बड़े पैमाने पर रिटेल आएगा। तो उन्होंने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उसके आने से मार्केट में बहुत पैसा आया, बेहिसाब पैसा आया। मतलब 26-27 हज़ार 30 हज़ार करोड़ की SIP हर महीने आ रही है, और अभी भी आ रही है। इतने गिरावट के बाद भी वो बंद नहीं हुई है, अभी भी वो अलग अलग सेगमेंट में आ रही है। तो एक बड़ा फैक्टर वो था। दूसरा बड़ा फैक्टर था FIIs ने दबा के बेचा है। मतलब आप ये समझिए कि इस साल 2025 में ही अगर आप देखें तो 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग, 1,54,000 करोड़ सेलिंग कर चुके हैं। जी। और उनके सामने करस्पॉन्डिंग खड़े होकर के 1,90,000 करोड़ की बाइंग हुई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने जो करी, DIIs ने। और उससे पहले 2024 के कैलेंडर ईयर में जाए तब तो पूरा साल, मतलब 6 महीने में उन्होंने इतना बेच दिया कि पूरे साल का बजट बिगाड़ दिया उन्होंने। ये पहली बार हुआ है।
कि इतने बड़े पैमाने पर एफआई कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं और अभी भी सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? आप क्या रीजन समझते हैं? जब इंडिया इज सच अ हॉट स्पॉट, एक अच्छी इकोनॉमी और हर तरह, व्हाई आर एफआईज सेलिंग ऑफ इन इंडिया? इसके लिए एफआईज के कैरेक्टर को समझना चाहिए। जी बताइए। एफआईज किसी के दोस्त नहीं है, किसी के दुश्मन नहीं है। उनको प्लीज आप लोग ब्रांड मत करिए। अच्छा। वो सिर्फ एक चीज समझते हैं, मुनाफा। जहां पैसा बनेगा वो वहां जाएंगे। ठीक है। अक्टूबर से हमारा मार्केट लगातार गिरा है और उसी के सामने चाइनीज मार्केट डबल हुआ है, क्योंकि वहां पैसा बन रहा था। तो बहुत सारा पैसा जो इमर्जिंग मार्केट का एलोकेशन था वो चाइना की तरफ गया। तो इसलिए एफआईआईज को हैं, जिनको एफपीआईज भी कहते हैं, उनका सिर्फ एक ही धर्म है कि हमको पैसे कमाने हैं। तो वहां क्यों पैसा बन रहा था और यहाँ क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि हिसाब से इंडियन मार्केट बहुत महंगा हो गया था, ये भी एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। और चाइनीज मार्केट बहुत सस्ता था। वहाँ रियल एस्टेट की क्राइसिस हुई, अभी भी चल रही है। सरकार ने बहुत पैसा झोंका, तो वहाँ के मार्केट इतने गिर गए थे कि वैल्यूएशन कंफर्ट हो गया। देखिए, मार्केट में एक ही रूल चलता है, जो सस्ता है वो आदमी खरीदेगा और जैसे ही महंगा होगा वो बेच देगा। तो वहाँ सस्ता था तो उन्होंने खरीदा, इंडियन मार्केट महंगा था तो उन्होंने बेचा। इंडियन मार्केट एक्चुअली बहुत महंगा हो गया था बिकॉज ऑफ द बुल रन जो कंटिन्यूड रहा रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण, उस वजह से। निफ्टी को और आप देखें तो 26-27 के वैल्यूएशन पे चला गया था वो। मिड कैप 40-35 के, जो कि एकदम अनयूजुअल लग रहा था। यार इतना नहीं होना चाहिए। और ये कब तक चलेगा? देखिए, दूध में उबाल आएगा तो एक समय आएगा वो आपके भगोने से बाहर गिरेगा दूध। तो वो होना ही था। कब होना था ये इंतजार लोग कर रहे हैं। अब इस पे एक बात आती है नीरज जी, जब हो जाती है चीज तो सब एनालिस्ट्स और सब लोग कहते हैं ये तो भाई होना ही था। और मैं अगर पीछे जाऊं ना तो सितंबर अक्टूबर के दौरान भी सब लोग, कोई नहीं कह रहा था उस समय कि ये होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी हम लोग की कंप्लेंट रहती है कि भाई जब हो जाता है तो रेट्रोफिट करके पूरा ज्ञान दे दिया जाता है कि भाई ये तो होना ही था। देखो वैल्यूएशन ज्यादा थी, देखो पीई ये था, देखो ये वाला कर्व आ रहा था। पर भाई हमें तो टू टाइम दिस, भाई पहले बताएं तो कुछ फायदा भी हो, समझ भी आए चीज। ये क्या है ये चीज, ये डाइकोटमी क्या है? देखिए, मार्केट में ना कहते हैं भगवान है भाव, भाव भगवान छे, गुजराती में बोलते हैं। जो भाव चल रहा है ना, सब भाव के खिलाड़ी हैं। तेजी चल रही है, रोज मार्केट चल रहा है तो सबको हर कुछ हर अच्छा दिख रहा है। तेजी तेजी की बातें करेंगे जी। जब गिरेगा तो 20 कमियां निकालने लगेंगे। ये मार्केट का स्वभाव है। तो क्यों नहीं बताया, इस पर मैं एक चीज कहूंगा जी। ऐसा नहीं था कि पूरे मार्केट में किसी को चिंता नहीं थी। कुछ लोग थे जो आपको वार्न कर रहे थे, लेकिन माइनॉरिटी की सुनता कौन है? जी, जी, जी। मेजॉरिटी में अगर तेजी चल रही है तो इग्नोर कर देते हैं जी। एक चीज और यहाँ पर समझिए करण भाई, मार्केट बाय नेचर बुल्स के फेवर में टिल्ट रहता है हमेशा, शॉर्ट के फेवर में कम टिल्ट रहता है। हम लोग स्वभाव से तेजी के लोग, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोचना, अच्छा तेजी सोचना। और एक और मजेदार कहावत चलती है हमारे मार्केट में कि चाहे भगवान भाव हो और चाहे इंसान हो, एक दिन ऊपर ही जाना है। अरे ये तो आपने फिलोसॉफिकल बात कर दी। तो बाय नेचर पॉजिटिविटी होती है। अब क्यों नहीं बताया इसमें? देखिए, कई लोगों ने वार्निंग दी थी, म्यूचुअल फंड के कई बड़े लोगों ने वार्निंग दी थी। जैसे नीलेश शाह का मैं नाम ले सकता हूँ। वो तो पिछले 2024 की जनवरी से ही कह रहे थे कि मुझे बहुत महंगा लग रहा मार्केट, मिड कैप स्मॉल कैप। थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लूँ कि जब मैंने अक्टूबर से नौकरी छोड़ी थी, उसके बाद मैंने 2-3 वीडियो अपने चैनल पर डाले थे। मैंने भी कहा था कि मुझे मार्केट महंगा लग रहा है। इवन मैंने ये लोगों से कहा था कि 31 मार्च 2025 तक आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ट्रेडर्स की अलग बात है, इन्वेस्टिंग से बचिएगा थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट लाइंड अप थे। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई आत्मज्ञान हो गया था। मुझे दिख रहा था कि ट्रम्प का इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद टैरिफ आएगा, फिर करेंसी की दिक्कत है। तो मैंने लोगों से कहा था कि थोड़ा सा, लेकिन अभी हम लोग की बात कौन सुनेगा? 2-3 चीजें आपने रेस कर दी, आपने कई सारी चीजें रेस करी। एक तो आपने तब कहा था इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, ट्रेडर्स चाहे तो करें। ट्रेडर्स, अब ट्रेडर्स एक बहुत बड़ा शब्द आ गया है, बिकॉज आपसे मैंने सुना और कई लोग ये कहते हैं, और आई थिंक ऑफिशियल डेटा है ये, दैट 95% ऑफ द ट्रेडर्स इवेंचुअली लूज मनी इन द मार्केट। ये बिल्कुल सही है। अब बताइए फिर किसने इनसे कहा है भाई ट्रेड करो, जब अंत में 95% ने हारना है? और ये क्यों है? ये चीज जरा समझाइए जरा इस पे। किसको हारना ये किसी को नहीं पता। हाँ। अगर ये पता हो कि मैं ही हारूंगा तो मैं नहीं खेलूंगा। हाँ। किसको हारना ये किसी को नहीं पता, इसलिए हर आदमी ट्राई कर रहा है, लक लगा रहा है। और ये डेटा सेबी का है, जो मार्केट का रेगुलेटर है, उसका अपना डेटा है कि मार्केट में अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 95% चांसेस है कि आप पैसा लूज करेंगे, लॉस करते हैं। क्यों और ऐसा है? इसका रीजन बहुत सिंपल है भाई। जी।
मार्केट इनफाइनाइट नहीं है कि वहाँ हर कोई पैसा बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट एक फाइनाइट पूल है, उसमें सपोज 10 लोग पैसे कमा सकते हैं, और उसमें 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वही 10 कमाएंगे। अब कौन से 10 होंगे किसी को नहीं मालूम, लेकिन 10 कमाएंगे। अब हो सकता है उसमें आप भी कमा लें जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बड़े कैपिटल का क्या मतलब है। बिल्कुल। इसलिए जो छोटा ट्रेडर होता है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम बड़े पैसे के साथ जब ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारे मूव्स को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप छोटे ट्रेडर हैं, आपने कोई स्टॉक 10 रुपये में खरीदा, आपका अंदाज़ा है कि 11-12 रुपये तक जाएगा तो मैं इसको बेच के प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन कोई जो बड़ा पैसा लगा के बैठा है उसको लगता है कि 12 रुपये तक मैं क्यों इंतजार करूँ, मैं तो 11.5 पे ही बेच दूंगा, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बड़ी है, वॉल्यूम पे खेल रहा हूँ मैं, तो वो 11.5 बेचेगा, स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। या गलती से अगर वो 9.5 आ गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। लेकिन जो बहुत नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठा है, वो 11 रुपये लगा के बैठा है या 9 रुपये लगा के बैठा है, उसके लिए उसको राइड करना ईजी है, उसकी कैपेसिटी बहुत है बर्दाश्त करने की, बड़ी पूंजी की। इसलिए छोटी पूंजी वाले के लिए ये दिक्कत होती है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, या तो आपके अंदर इतना पेशेंस हो गया, आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगा के बैठे, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लोग समझते नहीं है। ये पूरा मैथमेटिकल गेम है। अगर निफ्टी का एवरेज रिटर्न 15% है, जो कि सच भी है, 12-13% हमेशा होता, पिछले 20 सालों का 13% है। अब 13% एवरेज का मतलब हर आदमी ने 13 नहीं कमाया है, सच प्रैक्टिकलिटी। कोई जीता है, ज्यादातर तो हारे ही हैं। अगर किसी ने 26 बनाया तो किसी ने 0 किया, तभी उसका 26 हुआ होगा, क्योंकि एवरेज है ये। तो इसलिए जो एवरेज देख के आपको लगता है वो सच नहीं होता। सच, अगर इस कमरे में मान लीजिए 4 लोग हम लोग हैं जी जी, और हम सबकी वेल्थ 100 रुपए है, तो एवरेज 100 रुपये हम लोगों को बना, 4 लोगों को 100 रुपये, 100 रुपये एवरेज जी। लेकिन अगर इसमें अभी अडानी जी आ जाए, उनकी वेल्थ लाखों करोड़ में है, तो हम लोगों का एवरेज ऊपर हो जाएगा। बट क्या सच्चाई है कि मेरी एवरेज है? वही हो गई ना, पर कैपिटा वाली बात आ गई कि हर व्यक्ति के हाथ में तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो उसमें जो तीसरा व्यक्ति होगा उसकी एवरेज इनकम रियलिटी है, क्योंकि वो 100 पे ही खड़ा है। तो इसलिए मार्केट के इस गेम को समझना चाहिए। बड़ा पूल है यहाँ पे, हर आदमी इसमें अमीर बन जाएगा, ये सोच फिलोसफिकली गलत है। अब मेरा इस पे आपसे क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डज वन डू टू बी पार्ट ऑफ दैट 5%? जो 5% कमा के उठते हैं, जिसके लिए हम सब में होड़ लगी हुई है, वो 5% का हिस्सा कैसे बना जाए आपके हिसाब से? देखिए, ट्रेडर अगर उस 5% में शामिल होना चाहता है जी, तो उसको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि ये उसका प्रोफेशन नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट, करियर बनाने के लिए ट्रेडिंग में उतर आए पहले दिन से, तो मुश्किल आएगी, फिर आप फंस जाओगे। आप इसको सीखिए पहले। टेक्निकल जो चार्ट देखते हैं, जो ऑप्शंस के डेटा एनालाइज करते हैं, ऊपर इंटर, ये सब चीज़ें आप पढ़िए, समझिए, देखिए मार्केट को, और राइड करिए 2-4 साल। ज़्यादा लालच में मत पड़िए कि पहले दिन से ही मैं राजा हो जाऊंगा। उसको सीखिए और आप उस 5% में जा सकते हैं। क्योंकि जब आप एक साइकिल कंप्लीट करते हैं 5-7 साल की, तब आपको समझ में आता है कि वाकई ट्रेडिंग में पैसा कैसे बन सकता है। आप मैंने कहा ना कि कौन उस 5% में, ये किसी को नहीं मालूम। आप हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने उतनी तैयारी की है? क्या आपके पास उतनी कैपिटल है? क्या आपके पास उतनी पेशेंस है? क्या आपने उसको सीखा है? नहीं सीखा है। अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद जो लोग आए हैं, यंगस्टर्स, उन्होंने उस दौर में मार्केट को देखा है जब मार्केट चल ही रहा था। उन्होंने मार्केट की गिरावट नहीं देखी है। म्यूचुअल फंड के जो नए नए मैनेजर्स बने, उन्होंने रिडेम्पशन नहीं देखा है। तो जब आप वो चीज़ देखते नहीं, आपकी रिसेंसी बायस तेजी की है, तो आपको लगता है कि नहीं, बहुत इजी है मार्केट में पैसा बनाना। अब देखिए, वही लोग अब दुखी हैं। मेरी सिंपैथी है उनके साथ। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो 2-3-4 साल ऐसे गुजरे कि सबको लग रहा था हंकी डोरी है, आज लगाओ कल बना पैसा। बट आपने समय नहीं दिया। यही लोग अगर इसमें बने रहते हैं और इसको राइड करते हैं, तो यही एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप साइकिल सीख रहे हैं। मार्केट साइकिल्स में चलता है, जीवन साइकिल में चलता है। कभी एक सा जीवन नहीं चलता, ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं। उस अप और उस डाउन को बर्दाश्त करने की आपके अंदर अगर क्षमता है, तो आप उस 5% में हो जाओगे। अब इस पे एक बात आती है नीरज जी, जैसे आपने टेक्निकल बात करी कि आप सीखिए इस चीज़ को। मेरे कई मित्र हैं, सब लोग हैं जो काफ़ी टेक्निकल कोर्सेज करते हैं इसके ऊपर,
भाई वो अलग अलग कर्व्स आते हैं, देखते हैं इस पे ब्रेकआउट है, इस पे रेजिस्टेंस है, 30-day मूविंग एवरेज ये है, 60-day मूविंग एवरेज ये है, बट दे एंड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड। दे टेल मी, एंड मैंने भी ऐसा देखा कई बार, आप करेक्ट कर सकते हैं हमें, कि ये कहने की बात होती है टेक्निकल चार्ट से चलना, एक्चुअली तो सेंटिमेंट एंड अदर फैक्टर्स और कुछ अलग ही हो जाता है, एंड बाद में हम लोग उसको कहते हैं कि भाई ये वजह थी। कभी कोई पॉलिटिकल वजह बता दी जाती है, कभी कोई बजट की वजह बता दी जाती है, कभी कह दिया जाता है ये रीजन था, कोई ना कोई रीजन उसके साथ जोड़ के बाद में उस चीज को जस्टिफाई कर दी जाती है। हम तो चार्ट्स देख रहे थे, बाद में कोई और रीजन से उसको बता दिया। तो सब कहते हैं एंड में फॉर अ ट्रेडर इट कम्स डाउन टू गट इंस्टिंक्ट। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। क्या है टेक्निकल एनालिसिस? जी, क्या ये साइंस है एक, या एक आर्ट है ये? साइंस नहीं है। अगर साइंस है तो कॉज एंड इफेक्ट सेम होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आया है तो फिर पैसा बनना ही चाहिए। फॉल्स ब्रेकआउट क्यों आता है फिर? अगर किसी सर्टेन पैटर्न पे कोई हैमर पैटर्न बना, या कोई दोजी पैटर्न, तरह तरह के पैटर्न होते हैं, लोग जो सुनने जाने हैं, अगर उस पैटर्न का परिणाम ये होता तो हर एक में आना चाहिए, नहीं आता, क्योंकि वो साइंस नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस और वॉल्यूम के मूवमेंट की स्टडी है, और ये प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गेम है। कितनी प्रायिकता हो सकती है इसका गेम है। आपने चार्ट देखा कि ये एक सर्टेन XYZ स्टॉक 10 रुपए तक गया, इसमें इतना वॉल्यूम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको लग रहा है इसमें बाइंग हो रही है, तो आपने उस पैटर्न के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाई। लेकिन ये साइंस अगर है तो फिर वो ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं साइंस। तो प्राइस और वॉल्यूम की जो स्टडी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री जरूरी नहीं अपने को रिपीट करे। म्यूचुअल फंड की जब आप खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि ऐतिहासिक रिटर्न या पिछला रिटर्न देख के भविष्य की कल्पना न करें। वैसे ही चार्ट रीडिंग जो है वो हिस्ट्री की स्टडी है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, मैथमेटिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आपकी स्टडी या आपकी प्रायिकता या आपका अनुमान, अब जिसको आप गट करें, मैं एग्जैक्टली गट कह दूंगा तो लोग कहेंगे यार ये तो अलग बात कर रहे हैं। आपकी स्टडी कितनी परफेक्ट है उसको रीड करने की, अगर उसमें आप मास्टरी कर लें, इसलिए मैंने कहा उसमें समय लगेगा। आपने 10 बार वो देखा है क्या पैटर्न कोई? अगर किसी ब्रेकआउट पैटर्न को आप 25 बार देखें और आपको दिखे कि 20 बार सक्सेसफुल होता है, 5 बार फेल होता है, तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि इसमें जो है 20% इसमें लॉस हो सकता है, 80% हम लोग प्रॉफिट करेंगे। वो स्टडी करनी चाहिए। और फंडामेंटल जो कि बजट की वजह से या कोई पॉलिसी आ गई या टैरिफ लग गए, वो साइंस है। साइंस इन टर्म्स कि अगर हमने कोई पॉलिसी ट्विकिंग की तो उसका इम्पैक्ट कंपनी पे आएगा, बैलेंस शीट पे आएगा, मार्जिन गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा, स्टॉक गिरेगा, EPS गिरेगा। तो वहाँ पे आप कॉज एंड इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्टडी हिस्ट्री पे आधारित है, इसमें बहुत दिमाग चाहिए। एक मैं बहुत मजेदार आप बताता हूँ दर्शकों के फायदे के लिए। एक गान चार्ट बनता है, GANN, गान चार्ट बनता है। अच्छा। तो जैसे इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस और वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है और किस प्राइस पे मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे जो भी है। गान में टाइम का मूवमेंट होता है। ओके। कितने समय बाद ये स्टॉक बदलता है अपनी चाल, या इतने समय बाद वो होता है। जैसे ये एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ सकते हैं आप कि 2.5 साल में शनि का मूवमेंट होता है। हाँ। चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी गति बदलता है। राहु केतु 1.5 साल में बदलते हैं, राइट? तो वो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं आप। गान में टाइम कैलकुलेटर, ये भी एक तरीका है। मतलब ये टाइम क्या चीज का कैलकुलेट करते हैं सर? इसमें टाइम कैलकुलेशन से अंदाजा लगाते हैं कि मूवमेंट कैसे चेंज होगा। हाँ, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। प्रोबेबिलिटी है बिकॉज़ यू इतने समय बाद ये चीज बदलेगी, वो टाइम की स्टडी पे है। बट ये तरह तरह के जो फार्मूले हैं ना, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, इसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, और जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत अनुभवी आदमी जब हो जाता है। आपने जो भी बात रेस करी ना, एस्ट्रोलॉजी की आपने बात करी, ठीक, तो मेरा बड़ा रुचि रही है एस्ट्रोलॉजी में, और यहाँ पर कई एस्ट्रोलॉजर्स भी आ चुके हैं इस चैनल पे भी, और मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी को मार्केट से बहुत लिंक करते हैं। कितना लिंक है एक्चुअली? आपने कैसा कनेक्शन देखा? बिकॉज आपने तो सबसे मिले हुए हैं आप, तो आपको दिखता है लिंक इसमें? देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, हाँ, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जी। मेरी उनसे ऑफ कैंप बहुत बात होती रहती है। हाँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी से सीधे फाइनेंशियल प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन काम है। ओके। अब एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से प्योर साइंस है। हाँ, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, बिल्कुल। आपने मेरे दिल की बात करी। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। तो कौन कितना समझदार है, कितना इसने स्टडी किया, उसमें भी मैथ्स बहुत लगती है। तो उसकी गणना ये लोग ऐसे करते हैं कि सपोज मान लीजिए अभी सैटर्न का मूवमेंट हुआ है 29 मार्च को जी, वो 3rd हाउस में आ गए और वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। राहु 18 मई को अपना हाउस चेंज करेगा, ठीक है। इस बीच बहुत करीब 3-4 ग्रहों को, अभी गुरु का मूवमेंट होने वाला है। तो हर प्लैनेट की जो अपनी क्वालिटीज हैं, जो उसकी मेरिट और डिमेरिट्स हैं, उसके आधार पे ये लोग जोड़ते हैं कि अगर शनि आया है और वो तांबे के पाए में आ रहा है या चांदी के पाए, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ बात आपकी। तो उसकी वजह से क्या मेटल में, या जैसे शनि क्या अर्थ साइन है ना, तो उसमें क्या जमीन से, कोयले से, स्टील से, इस तरह की जुड़ी कंपनियों में तेजी आएगी क्या? ओके, दैट इज हाउ दे कनेक्ट। ये कनेक्ट करते हैं। अब वो कितना सही होगा ये बड़ा मुश्किल है। आपने कितना देखा, कितना सही होते हुए आपने देखा ये? देखिए, इसको कोई सत्य न माने कि मैंने कह दिया इसलिए ऐसा होते हुआ। मेरा अपना निजी अनुभव ये है कि जब बड़े प्लैनेट्स के मूव होते हैं तो मूव होता है। तो जैसे अभी 29 मार्च को सैटर्न ट्रांजिट हुआ इनटू पाइसेस, राइट, एंड वहां पे राहु भी हैं एंड कई प्लैनेट्स इस समय है अलाइन। हाउ डू यू सी दिस अलाइनमेंट फॉर द इंडियन मार्केट्स राइट नाउ? देखिए, इंडियन मार्केट के लिहाज से या ग्लोबल मार्केट के लिहाज से ये अभी जो रिसेंट अलाइनमेंट हुआ है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। और 18 मई में जब राहु ट्रांजिट होगा, हाँ, तो बेटर होगा या क्या रहेगा? मेरे ख्याल में जब अक्टूबर-नवंबर के आसपास प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होंगी, तब मार्केट में एक स्टेबिलिटी और एक डायरेक्शनल व्यू बनेगा। अभी थोड़ा सा अभी ये मार्केट ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स, वॉलेटिलिटी दिखाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं और उनका इम्पैक्ट, मेरी निजी राय है ये, उससे कोई डिसएग्री कर सकता है, उससे इम्पैक्ट होता है और हो रहा है। अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों में मार्केट खूब रैली किया, उसने रिवाइव किया अपने आप को, 1200-1400 पॉइंट निफ्टी चल गया। हाँ, बट फिर और पिछले 2-3 दिनों में क्या, 2-3 दिन में बैंड बज गया। हाँ। क्योंकि प्लैनेट उस समय चेंज हुए थे। अब कोई कहे यार तुम लोग अंधविश्वासी बातें कर रहे हो। नहीं, अंधविश्वास। हाँ। मेरा मानना है कि जब बड़े प्लैनेट्स चेंज होते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टडी है, देखिए एक IIT के बंदे ने जो एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, उन्होंने स्टडी की, उनकी स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगी जी। अब उसको एकदम AI से जोड़ लीजिए। AI क्या करता है? पैटर्न रीड करता है। आप अपने मोबाइल पे जो चीज एक बार देख लेते हैं, बार बार वही दिखाता हो, क्या उसने पैटर्न रीड किया आपको। वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल भी जो है डेटा है पूरा, और उस डेटा के पैटर्न्स पे आप बिहेव करते हैं। अगर आप चाय पीने के बहुत शौकीन हैं और मैं आपसे कहूं कि भाई चाय मत पीजिएगा, आपके लिए नुकसान है, एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं किसी पार्टी में जहां चाय सर्व की ही जानी है, मेरे लाख मना करने के बाद आप चाय पी लें क्योंकि आपका पैटर्न है चाय पीने का। जी जी जी, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। कि जब प्लैनेट चेंज होते हैं तो उस प्लैनेट का इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो डेटा पैटर्न है, आपका बिहेवियर वैसा है, आपकी बॉडी वैसे बनाएगी। जब आपका नेटल चार्ट बना, जब आप पैदा हुए थे, तो जो प्लैनेटरी पोजीशन थी उसने आपकी बेसिक कंस्ट्रक्ट बनाया। जो लग्न राशि से आपकी पर्सनैलिटी पता लगती है ना, वो पैटर्न लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है, और जब भी वो होगा वो पैटर्न आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको कोई माने ना, लेकिन मुझे लगता है जब बड़े प्लैनेट चेंज होते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे, जियोपॉलिटिकल तमाम चीज़ें होती हैं। अभी देखिए, मतलब मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी घटनाएं आसपास हम लोग देखें तो हाल फिलहाल में हुई हैं जो मेरे हिसाब से प्लैनेटरी चेंजेस का कारण है। तो ये तो बात आपने बताई, जैसे ग्रहों का भी क्या असर रहता है, चीज़ों का रहता है। एक चीज़ और आती है, जब अक्सर ना मैं लोगों से बात करता हूँ, वो गट इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, कहते हैं भाई जो सोचो उसका ठीक विपरीत होता है। और लोग अक्सर एक बात करते हैं कि भाई एक इनविजिबल हैंड है इसमें, कि हम लोग जो सोच रहे हैं, जो ऑपरेटर होता है, उनकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो सोचता है अच्छा अब तुम लोग सोच रहे हो ऊपर जाएगी, अब मैं सेल करता हूँ, अब मैं नीचे जाता हूँ। ये जो पंप एंड डंप वाली बातें होती हैं, और जो ये एक थ्योरी चलती है कि भाई ऑपरेटर ड्रिवन रहती हैं चीजें, ये अब कितनी सच है आज के युग में? आपको क्या लगता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, या ये ऐसे ही भ्रम है? नहीं, भ्रम तो मैं नहीं कहूँगा, होने को कुछ भी हो सकता है, बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती भी रहती हैं। जी जी। लेकिन मोटे तौर पे जिसको हम देखते हैं कि मार्केट में, जैसे हमने शुरू में कहा कि बड़े प्लेयर्स ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी ही बाइंग से स्टॉक चल रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप छोटे प्लेयर हैं, वो जब बेचना शुरू करेंगे तो आप मैच नहीं कर पाएंगे और वो मशीन थ्रू करेंगे, तो आप फंस जाएंगे। आपको लगेगा इतना तेज मूवमेंट कैसे आ गया, एक दिन में अभी 30% चला, चलते 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 वो 3 गुना हो गया स्टॉक, उसके बाद एक झटके में 50% उड़ गया। तो ये
मार्केट हमने कहा ना कि बहुत बड़े लोगों का भी गेम है और ज़्यादातर उन्हीं का गेम, बड़े कैपिटल का। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो लोग गड़बड़ कर सकते हैं, जिनको ऑपरेटर टर्म दिया जाता है, वो भी बहुत पैसे लगाते हैं। तो ये असंभव नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में मुझे लगता है कि अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। देखिए, पेनी स्टॉक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हो सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटे स्टॉक होते हैं, 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप की, तो उसमें मूव कराना बड़ा ईजी होता है। फ्लोट कम होता है उसमें। फ्लोट का मतलब प्रमोटर का स्टेक हटा दीजिए, बड़े इन्वेस्टर का स्टेक हटा दीजिए, जो डेली ट्रेडिंग में है उसको हम लोग फ्लोट मान लेते हैं। अगर वो 100 ही शेयर रोज ट्रेड हो रहे हैं तो कोई भी आदमी 90 शेयर कॉर्नर कर सकता है। मैं इसका एक उदाहरण एक अलग कमोडिटी से देता हूँ। मान लीजिए सर्टेन कमोडिटी है जिसका मार्केट साइज ही 25,000 करोड़ का है। कोई भी एक बड़ा प्लेयर अगर उतर आए, मान लीजिए देश के नामी गिरामी इंडस्ट्रीज उतर आए, वो एक दिन में उस कमोडिटी को पूरा खरीद सकते हैं, मार्केट हो जाएगा। लेकिन बड़े स्टॉक्स में, लिक्विड स्टॉक्स में इट्स डिफिकल्ट। लेकिन बड़े प्लेयर्स को आराम से कर सकते हैं। उसको मैनिपुलेशन कहना मुझे लगता नहीं ठीक है, क्योंकि वो उनके कब्जे में है। भाई उनके पास 1000 करोड़ लेके बैठे हैं मार्केट लाने के लिए, वो पैसे लगा रहे हैं और स्टॉक चल रहा है। वो जब बेचेंगे तो आपको बता के थोड़ी बेचेंगे, तो वो पॉसिबल है। हाँ, छोटे स्टॉक में हो सकता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, मेरी उससे हमेशा गुजारिश रहती है कि माइक्रो कैप, बहुत छोटी टाइनी कंपनीज या जो एसएमई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं, उनमें थोड़ा सतर्क रहिए। अनलेस कि आपको बहुत पक्की जानकारी है, आप बहुत अच्छी इसकी स्टडी कर चुके हैं, दूर रहिए उससे, क्योंकि वो इलिक्विड स्टॉक है, वो बहुत आसानी से ऊपर नीचे हो सकता है और आप फंस सकते हैं उसमें। लेकिन बड़े स्टॉक्स में आप सेफ रहते हैं। म्यूचुअल फंड को आप देखिए ना, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो बहुत नीचे जाते ही नहीं। उनके लिए सेबी ने गाइडलाइन बना रखी है कि लार्ज कैप में इसमें खरीदेंगे, मिड कैप में इसमें खरीदेंगे, स्मॉल कैप में, तो उनकी एक दायरा बना हुआ है, उससे नीचे वो जाते ही नहीं। तो वही स्ट्रेटजी मुझे लगता है रिटेल को भी अपनानी चाहिए। इस पे सारा खेल जो है वो टाइमिंग का रहता है कि भाई कब होने जा रहा है। तो अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि भाई जो सुबह प्रोग्राम्स करते हैं अलग अलग बिजनेस चैनल्स पे, इनको तो कुछ आइडिया हो ही जाता होगा कि भाई कब होने जा रही है चाल, कब क्या होने जा रहा है। और अक्सर जैसे कहते हैं ना, एक लेमैन की लैंग्वेज में रहता है कि अरे इनके पास तो बहुत पैसे होते होंगे, इनको तो आइडिया रहता होगा मार्केट में क्या है, इनके तो सारे हाथ घी में होते होंगे, ये होता होगा। तो इसकी सच्चाई क्या है, जरा ये बताइए। ये मिथ है। ये मिथ है, अच्छा। इसलिए मिथ का, मैं भी तो हूँ, मैं कौन से करोड़पति हो गया। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कितने करोड़ है आपके पास भाई? 20 साल आपने तो सीएनबीसी आवाज में रहे, तो वही जानना चाह रहा हूँ। नौकरी की देखिए क्या होता है, ऐसा लगता है लोगों को, और वो स्वाभाविक भी है। आप अगर आप दूर बैठे आपको लगेगा अरे यार इनके पास तो बहुत जानकारी होगी। दरअसल अगर आप ध्यान से अखबार पढ़ें या चीज़ों को देखें तो वो जानकारी पब्लिक में अवेलेबल होती है, आप एक्सेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपका ये काम नहीं ना कि सुबह उठ के आप 300 अखबार पढ़ेंगे। जी जी जी। आप इकोनॉमिक टाइम्स पूरा चाटते हैं क्या? नहीं पढ़ते आप। या आपने बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हैं, पब्लिक में आती हैं, वो आप उनको नहीं पढ़ते। हमको ऐसा लगता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन का प्रिवी है, बट ये सच नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट के पास थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कंपनी के पास होती है, यानी वहीं से तो ओरिजिनेट हो रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द कंपनी के बोर्ड के पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है। फिर उस ऑफिस में उसके नीचे जो काम कर रहे होंगे उनके पास होगी, वो सीएफओ हो सकता है, सीएस हो सकता है, या उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर होगा तो वो अगर उनको इंफॉर्मेशन देनी है, बतानी है, तो जर्नलिस्ट का नंबर आएगा। तो ये फर्स्ट हैंड एकदम प्रीवी इंफॉर्मेशन है, मैं आज जाके एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ चला दूंगा, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने 20 साल काम किया, ऐसा कभी हुआ नहीं कि उस जानकारी सिर्फ मेरे पास रही हो, ऐसा नहीं होता। वो इंफॉर्मेशन ये कह सकता हूँ कि पब्लिक में नहीं, कुछ लोगों के पास हो सकती है, उसमें कुछ लोगों में भी बहुत बड़ा दायरा हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन सिर्फ उनके पास होती है और वो बहुत करोड़ों कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़, जितने भी चैनल पे लोग काम करें उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो? देखिए, एक तो कंपनी का रिस्ट्रिक्शंस होता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कि आप कोई भी स्टॉक कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली बैन। ओके, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट का भी कोई कैप है कि? इन्वेस्टमेंट का कैप है। कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदेंगे तो 6 महीने से पहले उसको आप बेच नहीं सकते। ओके। तो 6 महीने का बहुत लंबा पीरियड होता है, नंबर 1। सेबी की तरफ से भी ये ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे हमने, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक को रेकमेंड कर रहा है, एनालिस्ट है मान लीजिए, एक जर्नलिस्ट के सामने जो बैठा होता है वो एनालिस्ट होता है। एनालिस्ट को बाकायदा लाइसेंस लेने पड़ते हैं। रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस है, उनके ऊपर बाकायदा रिस्पॉन्स है, उनकी कंप्लायंस फाइलिंग होती है कि आपने, अगर उन्होंने कोई स्टॉक लिया तो वो उसको रेकमेंड नहीं करेंगे,
जो स्टॉक वो टीवी पे बोल रहे हैं वो उनके पोर्टफोलियो में नहीं होगा। अच्छा, ले ही नहीं सकते, वो नहीं लेंगे। पर मैंने कई बार सुना है कि इसमें मैं भी इन्वेस्टेड हूँ। तो डिस्क्लोजर दे रहे हैं। ओके, आप देखिए स्क्रीन पे एक डिस्क्लोजर चलता है, बाकायदा फॉर्मेटेड है वो। पर वो डिस्क्लोजर करके हाँ। एक तरह से रिकमेंडेशन भी तो हो गई। उन्हें तो रिकमेंडेशन का तो उनको लाइसेंस है, उनको वो तो वो लाइसेंस है, वो रिकमेंड कर रहे हैं। और अगर उनके पास है तो पहले डिस्क्लोज कर देंगे। वो भी ट्रेड नहीं कर सकते, वो भी इन्वेस्ट ही कर सकते हैं। वो नहीं, वो ट्रेड कर सकते हैं लेकिन वो बताएंगे, पूरा डिस्क्लोज करेंगे। अगर मैंने आपको कोई चीज बता दी हो मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर डिस्क्लोजर ही हो गया ना, पूरा सबको पता हो गया फिर तो। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं और आप उसमें बात नहीं करना चाहते, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो जिस पे वो इन्वेस्टेड होते हैं उस पर बात ही नहीं करते, कहते हैं इस स्टॉक पे मेरी कोई राय नहीं, क्योंकि वो उनका अपना इंटरेस्ट है। तो ये होना जरूरी भी है और ये है भी, कंपनियों के लेवल पे भी और रेगुलेटर के लेवल पे। बट ये भी तो हो सकता है जैसे कोई बात चल रही हो टीवी पे या कुछ, खुद ना हो उन पे तो चलो ये वॉच है, अपने कोई रिलेटिव, अपने कोई फ्रेंड के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकें, वो ट्रेड कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में इस जमाने में जहां इतना सर्विलांस आईटी के थ्रू हो सकता है, सेबी करता है, रेगुलेटर बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छे से वो रेगुलेट करता है। अच्छा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा करें और बच जाएं। अच्छा, क्योंकि एल्गो लगा देंगे ना सर आप। आपने पैटर्न रीडिंग लगा दी, आपने एल्गो लगा दिया, आपको मालूम है कि किस स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, स्पाइक हो रहा है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ट्रेस ना हो। अगर कोई ऐसा करेगा तो आराम से पकड़ा जा सकता है। तो यानी एक तरह से जो सेबी का मैकेनिज्म है वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज बीच में ना बहुत सवाल उठते आए सेबी के ऊपर भी। हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट देखी थी जिसने बहुत तरह तरह के सवाल उठाए। हमें पता था वो शॉर्ट सेलर्स हैं और उनका क्या हाल हुआ अंत में, ये हमें पता है। बट इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो हिट रन जॉब्स होती हैं, मैं इनको कहता हूँ ऑन द मार्केट, आप कैसे देखते हैं इसको, जो पूरी हिंडनबर्ग की चीज हुई, पूरी कंट्रोवर्सी बीच में? देखिए, हिंडनबर्ग वाला जो पूरी कंट्रोवर्सी, वो मेरे को लगता है कि इंटेंशनल थी। ओके, इसलिए क्योंकि आप आए और आपने एक रिपोर्ट निकाली, आप शॉर्ट सेलर हैं, आपने शॉर्ट किया, उसके बाद आपने रिपोर्ट निकाली, आप कह रहे हैं कि हम शॉर्ट सेलर के तौर पे जाने जाते हैं, और हमने डिस्क्लोज भी किया कि हमने शॉर्ट किया। उसके बाद किया जिस तरह से उनका पटाक्षेप हुआ कि दुकान बंद करके ही भाग गए, ये डाउट क्रिएट करता है कि आपने, जिसको कहते हैं सुपारी किलर है आप, तो सुपारी किलर अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है लेकिन किसी ने सुपारी दी है। जी, जी, जी। तो इसलिए उनके इंटेंट पे मुझे डाउट होता है कि हिंडनबर्ग में जो पूरा मामला हुआ ना, वो बाद में लड़ने के लिए तैयार नहीं, उनकी पूरी टीम बिखर गई, सब अलग अलग चले गए, सब अलग, किसी को जस्टिस डिपार्टमेंट से तो इंक्वायरी वो फेस कर ही रहे थे, वहां पर भी उन्होंने किया। अब मैं थोड़ा सा आपको ना पॉलिटिकल स्पेसेस में भी लेके जाता हूँ, बिकॉज पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बड़ा हमेशा ही लिंक्ड रहता है। एक तो पहले तो ये जो ट्रम्प टैरिफ्स आए हैं, 26% के हम लोगों ने टैरिफ्स देखे इंडिया पे जो उन्होंने इम्पोज किए हैं। फार्मा पे अभी शायद नहीं किया है, बट उस पर भी इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है कि आने वाला है, जिसके कारण मार्केट्स में फिर एक थोड़ा सा पैनिक मोड आया। और वर्ल्ड ओवर जो इन्होंने टैरिफ्स की बात करी, ये पॉलिसी आप कैसे देखते हैं? विल इट बैकफायर फॉर अमेरिका? हाउ इज इट फॉर इंडिया? हाउ डू यू सी द टैरिफ्स एंड द मार्केट एंड एवरीथिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट? देखिए, ये मैंने इस पर एक बार चर्चा भी की थी अपने चैनल पे। ये बहुत सीरियस इशू है। जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट खास तौर पे, प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए। ये बहुत सीरियस इशू है। देखिए, अमेरिका में थोड़ा सा आप समझिए कि उन्होंने एक मागा करके नाम दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो क्या है? अमेरिका जो है बहुत ही R&D ड्रिवन जी सर्विस इकोनॉमी थी, बहुत प्रोडक्ट नहीं थे। मैन्युफैक्चरिंग उनकी लगभग 0 के आसपास थी, बहुत कम करते थे। मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना था। धीरे धीरे उनको ये चैलेंज मिलने लगा कि दुनिया के दूसरे देशों में भी बहुत अच्छी रिसर्च होने लगी, खासतौर पे चाइना में। हुआवेई का केस आपको याद होगा। उसने जो टेक्नोलॉजी बना ली थी वो AT&T के पास नहीं थी, इसलिए अमेरिका ने बहुत सारे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप हुआवेई नहीं खरीदेंगे। यूरोपियन कंट्री पे प्रेशर था। ऐसे बहुत सारे इनको चैलेंजेस मिले। BYD आप देखिए, टेस्ला से बड़ी कंपनी बन चुकी है, वो इतनी गाड़ियां बेचती, हर तीसरी गाड़ी चाइना में जो बिकती है वो इलेक्ट्रिक है। तो जब आपको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का चैलेंज मिलता है तो आप अपने देश को मजबूत करने के लिए कदम उठाते हैं। तो अमेरिका ने जो ये टैरिफ वॉर शुरू किया है, वो प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक्स है। इसको मोटे तौर पे आप समझिए कि डर उनका ये है कि हम वीक हो जाएंगे जी, लेकिन वो प्रेशर बनाने के लिए ये टैक्टिक्स लेके आए। प्रेशर कैसे बना रहे हैं कि या तो आप US में आप आइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, या आप मेरे बराबर टैरिफ कर लीजिए।
मैं आपके यहाँ अगर मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ तो आप 100% टैरिफ लगा रहे हैं और आपका जो माल आ रहा है उसमें हम 5% लगा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स ग्राउंड बन गया था, बिग ग्राउंड बन गया। जैसे आप अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ का जो 10.5-11% के आसपास का टैरिफ बनता है ओवरऑल एवरेज, और यूएस का 2.5-3% बनता है, 2.34 के आसपास। तो ये बहुत बड़ा गैप था। एशिया में मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट हमारे यहाँ टैरिफ था। अब ये उनको एक बहाना मिल गया। उसके दो फायदे उनको हैं। एक तो पैसा आएगा, टैरिफ लगाया तो पैसा मिलेगा, उनको मजबूती मिलेगी। दूसरा एक और थ्रेट था जो जिक्र करना ज़रूरी है, डॉलर को डी डॉलराइजेशन की एक बड़ी थ्योरी पूरी दुनिया में चली थी कि डी डॉलराइजेशन कर देंगे। स्पेशली ब्रिक्स में तो करेंसी लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी। ये भी यूएस के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि पूरे दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर है। आज भी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी रिजर्व्स हैं हर देश के, वो सब मिला लीजिए तो 60-70% रिजर्व डॉलर में। जी जी जी। और यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। देखिए वो लोग मतलब पता नहीं लोग ये वाली डिस्कशन ही क्यों करते हैं कि हम ये कर देंगे, यूएस को पानी पिला देंगे। भाई प्लीज, 25 ट्रिलियन कितना की है? 27 ट्रिलियन है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है। प्लस उनका जो, हम अभी 4.3 ट्रिलियन पे हैं। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, दे आर एट 27 ट्रिलियन। इवन चाइना 18 ट्रिलियन है। मतलब कोई आसपास भी नहीं, है। तो समय आएगा जब हम होंगे। लेकिन आज उनको एकदम से चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉलर वर्ल्ड करेंसी है। दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि यूएस में अभी रिसेशन आने वाला है। ये बिल्कुल सही है। एक शॉर्ट टर्म का रिसेशन आएगा, क्योंकि वो टैरिफ लगा रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उनके देश में, चीजें महंगी होंगी, उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उस इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी यूएस में। लेकिन उनके पास मेरे ख्याल में टूल्स हैं जिससे वो निपट सकते हैं। वो डॉलर को डिवैल्यू कर सकते हैं। ये मैं आपके चैनल में पहली बार बोल रहा हूँ कि वेरी लाइकली है कि यूएस डॉलर डिवैल्यू कर दे, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा टैरिफ जो पूरा वॉर है। एक इन्होंने यूएस डॉलर, आप जो बता रहे हो डिवैल्यूएशन की बात आ रही है, एक आ रहा है इन्होंने बहुत प्रेशर डाला है कच्चे तेल का रेट गिराने के लिए। कहा है ओपेक नेशंस हैव टू इंक्रीज देयर सप्लाई। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा टूल है, इससे भी जाएगी नीचे। वो हो भी गया है। ओपेक ने भी बोल ही दिया है, रिसेंट बोल दिया है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। क्रूड गिर गया, 70 के नीचे आ गया जी, ब्रेंट क्रूड, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है जी जी। तो देखिए यूएस री इन्वेंट हो रहा है, ये मोटिव समझ लीजिए। यूएस में हर चीज नए तरीके से की जा रही है, करेंसी के लेवल पे, एसेट के लेवल पे, और उसका असर दुनिया के दूसरे देशों पे पड़ेगा जी। और ये थोड़ा साल, 1.5 साल, 2 साल एडजस्टमेंट में हो सकता है। मैं ये यहाँ दोबारा रिटरेट कर रहा हूँ कि इसका बड़ा बेनिफिशियरी भारत होगा, क्योंकि भारत राइजिंग इकोनॉमी है और पिछले 10-11 साल में हमारी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया गया है, नए तरीके से सारी चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन ये एक पेन पीरियड होगा। उस पेन पीरियड के बाद जो निकलेगा वो रियल विनर्स होंगे, और उसमें से भारत एक होगा, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं। भारत क्यों होगा आपके हिसाब से? क्योंकि भारत पे टैरिफ्स कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज? नहीं, एशिया में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ का जो टैरिफ लग रहा है वो सब नंबर 2 पे है। ओके। लेकिन हमारी जो यूएस की जो हमारे साथ ट्रेड है ना, उसमें बहुत सारी चीजें इंडिया से उनको चाहिए। सबसे बड़ा तो बाजार है हमारे यहाँ। जीसीसी का नाम सुना होगा आपने, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। यूएस की कंपनियों के जीसीसी बेंगलोर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है। उनका भी तो एक्सपोर्ट होगा चाइना को, यूएस को, तो उस पर भी टैरिफ लगेगा जी। तो उनके लिए इंडिया के मार्केट को एकदम खत्म नहीं कर सकते कि हाँ इतना टैरिफ लगा दो कि परेशान हो जाए, क्योंकि ये इनका मार्केट है और राइजिंग मार्केट है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा देश बेनिफिशियरी होगा, एडजस्टमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं की। एक पेन पीरियड होगा, कुछ कंपनियां उसमें ज्यादा परेशान होंगी, कुछ कंपनियां। मुझे ऐसा लगता है नीरज जी कि ये एक बहुत तगड़ा बार्गेनिंग टूल है डोनाल्ड ट्रंप का, कि अदर नेशंस विल स्टार्ट कटिंग देयर टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स। यस, एंड इट कुड हैपन कि रादर देन ऑल आउट ट्रेड वॉर हो, हाई टैरिफ्स एंड इन्फ्लेशन, शायद एक डील ही हो जाए। जैसे इंडिया भी कई आइटम्स पे मैंने सुना कि टैरिफ ड्रॉप कर रहा है यूएस का, तो मे बी इट डजंट अफेक्ट अस एडवर्सली। थोड़ा पेन पीरियड हो, बट इवेंचुअली इट कैन बी एन एडवांटेज आल्सो फॉर इंडिया। बिल्कुल एडवांटेज ही है, मैं तो ये कह रहा हूँ। और दूसरा मैं एक चीज यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया को हार्ले डेविडसन पे, ये टेस्ला पे इतना टैक्स क्यों लेना है? क्या हमें अपनी डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्शन में देना है? देखिए, जो बहुत प्रोटेक्शन वाली इकोनॉमीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत बुरी तरह गिरती हैं।
हमारी सरकार को मुझे लगता है कि ये जरूर सोच रहे होंगे कि ओवर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब they should also cut down the tariffs Of on course. Tesla and Harley Davidson हम and open the market. पूरी दुनिया ईवी पर ट्रांसफॉर्म हो रही है और हम रिजिड हैं। मैं तो एक घटना बता रहा हूँ आपको कि नीति आयोग में आज से 6-7 साल पहले प्लान मांगे गए थे सारी कंपनियों से कि आप अपना ईवी प्लान दीजिए, क्या कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों ने दिया ही नहीं, कई रिमाइंडर के बाद नहीं दिया। तो ये रिलेक्टेंसी कि सरकार आके हमको प्रोटेक्शन देगी, टैरिफ लगा देगी, नहीं चल सकता। ये आपको ये कम करना पड़ेगा, तभी फ्री एंड फेयर कंपटीशन होगा और उसमें आप बेनिफिशियरी होंगे। वो पेन पीरियड कोई लेना नहीं चाहता। आप सोचिए, अगर टेस्ला की गाड़ी यहाँ बिक रही है, सस्ती आएगी ना, जब टैरिफ कम होगा तो फायदा किसको होगा? कंज्यूमर को। तो सरकार कंज्यूमर के लिए है, ना कि इंडस्ट्री प्रोटेक्शन के लिए। इंडस्ट्री प्रोटेक्शन एक लिमिट तक होता है, एक लेवल तक होता है। मैं कह रहा हूँ टेक्सटाइल को इतना प्रोटेक्शन दिया गया, हमने क्या किया? आज भी आपसे ज़्यादा आपके पड़ोसी देशों से रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट हो रहा है, आप कर नहीं पा रहे, जबकि इतना प्रोटेक्शन आपने लिया। टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड TUF में कितना पैसा लिया आपने, कितनी ड्यूटी का फायदा लिया? नहीं कर पाया, क्योंकि फ्री एंड फेयर आप अकेले नहीं हैं, दुनिया है बहुत बड़ी, और कोई छोटा सा देश अपनी करेंसी डिवैल्यू करेगा और खोल देगा रास्ते, आप रह जाओगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ओवर प्रोटेक्शन से बचने की जरूरत है। China has been an example of devaluation of currency. Yes. Trump has gone on to say this many a times also. अच्छा नीरज जी, मुझे ये बताइए कि आप तो पॉलिटिक्स पे भी बहुत कड़ी नजर रखते हैं। मुझे याद है मैंने कई शोज भी किए आपके। Yes. शाम को 8 बजे जो आप करते थे, दैट वाज एन आउट एंड आउट पॉलिटिकल शो। Yeah. नाउ हाउ डू यू सी द पॉलिटिक्स? मैं आपने यूपीए का दौर भी देखा 10 साल का, इधर 10 साल आपने मोदी सरकार का भी देखा। हाउ डू यू सी द इकोनॉमी इवॉल्विंग, द इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स? कैसे आपने चेंज देखा? इस सरकार की वर्किंग को आप कैसे देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स एंड इकोनॉमी? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन जी 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 बिल्कुल। सपोज आप किसी एक शहर में गए और आपने एक घर खरीदा, वो घर 40 साल पुराना था, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो उसको थोड़ा सा टिप टाप करा के मेंटेन कराएं और पुट्टी लगवाएं, बढ़िया कलर लगाएं और रहना शुरू कर दें, या आप कहेंगे नहीं यार अब ये हो गया ना, इसको तोड़ के नया बनाते हैं, लेट्स ब्रिंग इट न्यू। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। अगर आप पुराने में ही टिप टाप करके रहना शुरू करेंगे, 3-4 साल बाद तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन अगर आप उसको तोड़ के ऑल न्यू बनाते हैं तो वो अगले 40 साल के लिए होगा। लेकिन वो जो बनाने का पीरियड है वो आपके लिए पेन है। आप किराए पे रहेंगे, मुश्किल आएगी, थोड़ा अस्त व्यस्त रहेंगे। पिछले 10 सालों में मोदी जी आने के बाद इकोनॉमी में मेरे को वैसा सेंस मिलता है कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपग्रेड किया है बिल्कुल स्क्रैच से, जिससे कि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में बड़ी हों। आप रोड्स देख लीजिए जी, हाईवेज देख लीजिए, आप ट्रेन्स देख लीजिए, आप जनरली, मैं तो ट्रेन में बहुत यात्रा की मैंने, आप प्लेटफॉर्म पे जाते थे कैसा मिलता था, अब जाते कैसा मिल रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेन है, मैंने रिसेंटली ट्रेवल किया है लखनऊ से दिल्ली, 6 घंटे में बेहतरीन ट्रेन चल रही है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म वाली हैं। और उसका पैबंद वाला क्या था, पैच वर्क क्या होता है कि आपने 2 बोगी बढ़ा दी, 3 और AC स्लीपर के चेयर कार के वो डिब्बे लगा दिए। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। दुनिया आगे बढ़ रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, यूपी में कितने सारे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू द फ्यूचर। मैं मुंबई से लखनऊ जब मैं जाता था तो आधी फ्लाइट खाली होती थी, आज आपको एक सीट खाली नहीं मिलेगी और प्राइसिंग आप खुद देख लीजिए। तो चीज़ें जब बदल रही होती है ना, तो इस गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में वही काम किया है, चीज़ों को स्क्रैच से खड़ा किया है, नए इनोवेशंस लेके आए हैं। जो बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे उनको मौके मिले हैं। स्टार्टअप कंपैरिजन कर लीजिए, डेटा बता रहा है आपको, इतने सारे आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये हमारी इकोनॉमी बहुत स्वीट स्पॉट पे है। बहुत ज़बरदस्त काम इस सरकार ने किया है। देखिए, इसको पॉलिटिकली कोई आदमी एनालाइज करे, आई डोंट केयर, बट जो सच है उसको देखना पड़ेगा। तो हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम हुआ है कि आप अगले 30-40 साल में इसका परिणाम देखें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, आइजनहावर नाम था उनका, 50-52 के आसपास, वहाँ उस समय हाईवेज बनने शुरू हुए थे 50 ईयर्स, 52-53 के आसपास। पूरे शहर को उन्होंने हाईवेज जोड़ा और बिजली से जोड़ा। ये काम वाजपेयी जी के ज़माने में आके क्वाड्रिलेटरल बनेगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तब हुआ। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ किसी सरकार की
हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरी है, सोच रही हो। सोचिए आप कितना दिन बाद ये सोच पाए, और उसके बाद जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट चलेगी तो फिर बंद हो गए। अब जब ये 14 में सरकार आई तो इन्होंने, देखिए मैं एक नारा देता हूँ हमेशा कि बीएसपी चाहिए हमको इस देश के विकास के लिए। अच्छा। बिजली, सड़क, पानी। कई लोग सोच रहे होंगे बहुजन समाजवादी पार्टी। एक आध बार पॉलिटिकल शो में बोला तो लोग बिजली, सड़क, पानी, और उसमें एक चीज और जोड़ी, एल, BSPL, लॉ एंड ऑर्डर। ये 4 चीजें आप कर दीजिए, इंडस्ट्री अपने आप आएगी, आपको कुछ नहीं करना, इन्विटेशन देना ही नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट मेला लगाने की जरूरत नहीं है। तो सड़क बनाइए आप बढ़िया, कनेक्टिविटी, हमको यहाँ से अगर कहीं जाना है तो हमको सोचना ना पड़े, समय ना लगे, हमारा जल्दी पहुँच जाए। बिजली चाहिए, आज के ज़माने में आप देखिए डेटा सेंटर कितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। जी। तो 24/7 क्वालिटी पावर चाहिए। पानी चाहिए, क्योंकि सभ्यता का विकास नदी के किनारे हुआ है, तो आपको पानी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल। और ये काम इस समय हो रहा है। लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग यूपी देख लीजिए, यूपी इन्वेस्टर समिट देखिए, क्या इन्वेस्टमेंट्स आ रही है लॉ एंड ऑर्डर के सुधार पे, और बहुत सारी चीजें आ रही है, फ्रेट कॉरिडोर्स एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है आज की डेट में, कितनी बड़ी हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज अनबिलीवेबल जो चल रही है इस समय। बट आप क्या देखते हैं, विच आर द सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, कि भाई ये जगह पे एक गजब का काम चल रहा है, इसमें परिणाम आएंगे, बिकॉज आप तो एक लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो चीजों का, तो विच आर द सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, कि भाई यहाँ पे मे बी मंथ्स डाउन द लाइन और ईयर्स डाउन द लाइन वील सी अ ह्यूज ग्रोथ और व्हाटएवर। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिया में 2-3 स्टोरी बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है। एक मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। ओके। सरकार का भी थ्रस्ट है इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उससे जॉब मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए आईटी के ज़माने में बहुत सारी कंपनीज जो है पेपर पे चल रही हैं। खराब नहीं, मतलब पेपर को नेगेटिव ना ले कोई, क्योंकि उनका बिजनेस ही आईटी मॉडल का है। लेकिन ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल का अपना एक अलग वैल्यू है कि आप फैक्ट्री लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, आसपास का डेवलपमेंट होता है, नौकरियां मिलती हैं, और एक स्थायित्व आता है। फ्लाई बाय नाइट वाली कंपनी नहीं होती वो। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का थ्रस्ट है, और हमको चाइना +1 की जो थ्योरी चलती है उसका फायदा उठाना है। तो व्हेन यू से मैन्युफैक्चरिंग, व्हिच मैन्युफैक्चरिंग आर यू टॉकिंग अबाउट? मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को हम फोकस करें, PLI हमने बहुत किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमने बहुत किया है, तो उस सेगमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, चिप्स एंड सेमीकंडक्टर में सरकार ने 2-3 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। एक तो टाटा ग्रुप ही बना रहा, असम में उनकी फैक्ट्री लग रही है, एक हैदराबाद की कोई कंपनी है, और एक CG पावर है मुरुगप्पा ग्रुप की, कई सारी कंपनियां लगा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मुझे प्रॉमिसिंग लगता है सेक्टर। मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इलेक्ट्रिक बैटरी है, चिप है, उसके गाड़ियां हैं। और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग आता है डिफेंस। देखिए एक चीज समझ लीजिए, माइट के बिना कोई देश अमीर या बड़ा या महान नहीं बन सकता। बिल्कुल। आप नाम लीजिए, अमेरिका लीजिए, चाइना लीजिए, जो भी कंट्री आज के देश में बड़ी बनी है, ताकतवर, देखिए ताकत चाहिए आपको। वो कहते हैं ना कि दम होनी चाहिए आपके अंदर। 10 टाइम्स है जो डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है हमारा पिछले 10 साल तो में। डिफेंस प्रोडक्शन आल्सो आई डोंट नो कितने टाइम्स ओवर है। अब तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, खूब सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भारत इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि हम लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं ना, हमारा तो था ही नहीं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। किसी कंट्री के सामने हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। हमको खाली ये करना है कि अच्छी टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशंस हो जाए, और सरकार थोड़ा फ्री हैंड दे, क्योंकि अभी भी लार्जली PSUs के पास है। प्राइवेट को दे दिया उन्होंने, लेकिन और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और देखिए जियोपॉलिटिकल की जो सिचुएशन चल रही है, इसमें डिफेंस तो चलना ही है। अब इसमें विपक्ष के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज विपक्ष का अलग अलग थ्योरीज रहती हैं, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, मतलब हर समय एक नकारात्मक ही माहौल बनाते हैं। मेरा तो ये मानना है, हिंडनबर्ग का हुआ, उस पर पार्लियामेंट स्थगित कर दिया था। किसी ना किसी चीज़ पे पार्लियामेंट स्थगित करना, देश के इंस्टीट्यूशंस को बोलना ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये चीज़ है। तो ये जो एक नकारात्मक माहौल बनाना, जबकि आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, डू यू थिंक ऑपोजिशन एक सकारात्मक रोल प्ले कर रहा है, या ऑपोजिशन जिस तरह से चल रहा है ये पॉलिटिकली धीरे धीरे रिलेवेंट होगा अगर इसने अपने को रीइन्वेंट नहीं किया?
हाउ डू यू सी द कांग्रेस एंड ऑल दीज पार्टीज गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, विपक्ष और करेगा क्या? विपक्ष का नहीं, विपक्ष एक आलोचना करे। जो जिन स्टेट्स में उनकी सरकार है, जैसे पंजाब है, पंजाब में बहुत बुरा हाल है आज की डेट में इकोनॉमी का, अगर मैं बात करूं। डेड स्टेट है हिमाचल, सैलरीज नहीं पे कर पा रहे। तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, इन्फ्लेशन जंप कर रही है, केपेक्स स्पेंडिंग कम हो रही है। आपको लगता है विपक्ष एक डिससर्विस कर रहा है इस समय? दे नीड टू रीइन्वेंट, लैक ऑफ इमेजिनेशन है? आप कैसे देखते हैं विपक्ष को? मेरा बिल्कुल बिलीफ है ये कि विपक्ष इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। इसलिए नहीं है कंस्ट्रक्टिव। अभी 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, आपने देखा होगा, वोडा आइडिया की इक्विटी सरकार ने कन्वर्ट करी। उनके पास जो स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं दे पा रहे थे, वो डेट था, वो कन्वर्ट हो गया था, तो उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया। अब वोडा आइडिया फोन में 48.99% सरकार की हिस्सेदारी हो गई। इस पर तो कोई नहीं हल्ला हुआ विपक्ष का कि आपने इन्वेस्टर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा क्यों प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्राइवेट ही है ना आइडिया। लेकिन अब अडानी को अगर कोई जरा सा भी कर दे तो देश में हल्ला मच जाएगा। पॉइंट मैं यहाँ ये मेक करना चाह रहा हूँ कि सरकार का काम होता है इंडस्ट्री को ग्रो कराना। अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो दीजिए, क्योंकि उससे हज़ारों लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं, हज़ारों इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, और दुनिया में आपका ये मैसेज जाता है कि सरकार वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है, ग्रो करने में मदद करती है। करण भाई, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बता सकते आप जहां की कंपनी बिना सरकारी पॉलिसी के समर्थन के बड़ी बनी हो। बड़ी बात है। चाइना लीजिए आप, कहने को अपने आप को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, जो भी बोले आप, हाईली कैपिटलिस्ट देश है वो। जितनी कंपनियां वहां बड़ी बनी हैं या तो सरकारी हैं जी, या उनको प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि देश ग्रो करा रहे हैं। आप अमेरिका में देखिए, आप वहां की पॉलिसी चेंज हो रही, वहां उन्होंने चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलिसी चेंज कर दी कि आप वहां चिप फैक्ट्री लगाइए, आपको इंसेंटिव मिलेगा। अमेरिका ये कर रहा है, तो आप कहिए तो इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। तरीका यही होता है, आपका देश बड़ा तभी बनेगा जब आप कंपनीज को सपोर्ट करेंगे। प्राइवेट को करें, सरकारी को करें, सबको करें। देखिए, इसको थोड़ा लार्जर, बड़े दिल से सोचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे आप एकदम उछल गए। तो जैसे अडानी ग्रुप का एग्जांपल है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हिंडन पे, वो मैं उस पर नहीं जाता हूँ। अडानी ग्रुप का कंट्रीब्यूशन देखिए, पोर्ट्स बनाए उन्होंने, बिल्कुल, एयरपोर्ट्स बनाए उन्होंने, डिफेंस की फैक्ट्री लगाई उन्होंने, कॉपर की फैक्ट्री लगाई उन्होंने, डेटा सेंटर लगाया उन्होंने, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। वो इस देश की जो जरूरत का कोर काम है वो कर रहे हैं। आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि सारे एयरपोर्ट उनको दे दिए गए, भाई और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेने के लिए भी तो आपको चाहिए ना लोग। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहां पे 5 साल, 8 साल, 10 साल जेस्टेशन पीरियड है प्रॉफिट आने के लिए, कोई आदमी आके बढ़ के तो ले। अब मैं और कड़ी आलोचना करता हूं, मुंबई, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट बन रहा था 2000 मेरे ख्याल में 8, 9, 10 के आसपास या 12 के आसपास मैक्सिमम उसका अनाउंसमेंट हुआ था। अब जाके वो कंप्लीट हो रहा है। 12 साल लगते हैं एयरपोर्ट को बनने में। 12 साल तक ये पैसा इन्वेस्ट करके कौन बैठेगा? वेट करते हैं। अब जाके वो बनना शुरू हुआ, शायद मई में उसका ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें बहुत पैसा लगता है, जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। आप इसको इस नजरिए से देखेंगे कि फलाने जी बना रहे हैं इसलिए गलत और ढिमकाने जी बना रहे हैं इसलिए सही है, ये सही नहीं है। आप खुद करके देखिए, समझ में आएगा आपको। और मैं दूसरी बात कहता हूं, आज़ादी से अब तक आप कितने इंडस्ट्रीज के नाम जानते करण भाई? आप बताइए मुझे। 2 या 3 गिनती के, वही 4-5 हैं जिनका। क्यों? बाकी सब लोग इंडस्ट्रीज नहीं बन सकते थे? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उनको प्रोटेक्ट किया गया या उनको कहीं दाएं बाएं से मदद दी गई है। कुछ ही लोग ग्रो कर पाते हैं और पॉलिसीज का उनको फायदा मिलता है और मिलना चाहिए, वरना इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। आप स्टार्टअप की बुराई क्यों नहीं करते? स्टार्टअप कल्चर में 95% स्ट्राइक रेट है कि कंपनियां बेकार हो जाती हैं, 5% सक्सेसफुल होती है। तो आप उसकी बुराई करिए कि सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी है, वहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है, वहाँ पे इतने इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। अरे आप हमारे पैसे की चिंता करिए ना। जो लोग स्टार्टअप में एंजल फंड बन के बैठे हैं, उनका पैसा जीरो हो रहा है, उसकी चिंता नहीं आपको। तरीका यही है, सक्सेस रेट उतना ही होता है, आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप बड़े बनना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। आपने हाई स्कूल इंटर किया होगा, 3-4 साल आप
जबरदस्त मेहनत किए होंगे, तब जाके आपने आईआईटी या नीट या कुछ क्रैक किया होगा। जी जी। वो पेन पीरियड तो लेना पड़ेगा आपको। इसमें दो चीजें आपने बड़ी महत्वपूर्ण बोली। एक तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब आप वॉर घोषित कर देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट स्टॉलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, हमने ये देखा था 2013 की बात होगी नीरज जी ये, कि बीआरएस जो बॉर्डर रोड्स इनिशिएटिव, बॉर्डर रोड्स जो लद्दाख वगैरह में, उसके खिलाफ इतने एनजीओज बैठे, इतना कुछ हुआ। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्मी के डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरत होता है, एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया। वो अब जाके डेवलप हुआ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आई थिंक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो टारगेट करता है, कांग्रेस अक्सर टारगेट करता है अलग अलग जगहों पे, पंजाब में हम ये चीज देख रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर दिस कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलिस्ट का कितना बड़ा योगदान है इस देश को ठीक करने में, आई थिंक उसके खिलाफ अगर कोई बैठ रहा है तो ये बहुत बड़ा हार्म है। और जो लोगों को बरगलाया जाता है कि अरे तुम्हारे को क्या मिल रहा है इसमें, लैंड एक्विजिशन की बात जहां तक आती है, इसका क्या सोल्यूशन आप देखते हैं? इसको कैसे थोड़ा और ठीक किया जा सकता है? लोगों में जागरूकता की जरूरत है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा रुक कर आता है, जैसे आपने कहा। करेक्ट। लोगों को समझ नहीं आता ये बात, लोगों को लगता है हमारी जमीन हड़प ली, एंड इट्स वेरी इजी टू इंसाइट पैशंस। वेयर डू यू सी दिस एंडिंग? लोगों में जागरूकता आने की जरूरत है या विपक्ष को अपना तरीका सुधारने की जरूरत है? कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, विपक्ष तो वो करेगा जो उसको करना है, क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल, जबकि चुनाव हार रहा है लगातार, हाँ, तब भी चॉइस नहीं है ना, वो तारीफ कर नहीं सकते सरकार की, तो फिर विपक्ष नहीं रह जाएंगे। तो उनको मैं नहीं, अपने राज्यों में क्यों नहीं करते अच्छा काम? सर देखिए, फिर वही बात आ गई, क्विक चाहिए सबको, इंस्टेंट कॉफी चाहिए। जेस्टेशन पीरियड, पेन पीरियड बर्दाश्त करने के लिए कौन तैयार है? नहीं तैयार है। इवन कांग्रेस को भी मैं कहता हूँ, इस देश सबसे लंबा समय उन्होंने किया, आईआईटीज उनके जमाने में बनी। अब वो पता है आईआईटी से ब्रेन ड्रेन होता था खूब, आज भी होता है, आज भी होता है। अब मैं इस बात पे आलोचना करने लगूं कि आईआईटी आपने क्यों बनाया, उसके तो पढ़ लिख के सब अमेरिका चले जाते हैं, 80% तो यहीं रहते हैं, वो तो यहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तो तारीफ करता हूँ कि आपने आईआईटी बनाया, साहब सैल्यूट है आपको, बढ़िया बनाया आपने। इसलिए सिर्फ आलोचना नहीं करनी चाहिए कि हम विपक्ष में इसलिए हम करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पीरियड का था, अभी आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले खबरें चले थे, मुंबई दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेसवे एक बंगले के कारण कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बीच में आ गया है। अगर उसको नहीं हटाया गया तो शायद कंप्लीट नहीं होगा। उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। लोगों के अंदर ये जागरूकता होना चाहिए कि जब तक आप इस समर्थन में नहीं खड़े होंगे कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चाहिए, बिजली मुझे 24 घंटे चाहिए, क्वालिटी पावर चाहिए, मुझे फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, 3 फेज लाइन मेरे घर तक आ जाए, बहुत अच्छी बात है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। आपको लगता है लोगों में चेंज आया है? वैसे बहुत आया सर, बहुत आया, लोग जागरूक बने। अगर भाई मैं, मेरा जो भी अपना एक्सपीरियंस है पढ़ाई लिखाई के अलावा, मैं लोगों से बहुत बात करता हूँ, कहीं सुनी पे मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ और लोगों से बातचीत करता हूँ। मैं तो सी चेंज देख रहा हूँ, लोगों की मानसिकता में जबरदस्त बदलाव है। लोग प्रो डेवलपमेंट हैं और वो चाहते हैं कि उनके घर के आसपास अस्पताल बने, चौड़ी सड़कें बने, उनके मोहल्ले में सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, एंड दे आर प्रो डेवलपमेंट। तो विपक्ष, अगर आप केवल आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये आप भूल जाइए। लोग उसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि जिस दिन उनको दिख जाता है कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही थी, उनका विरोध बंद हो जाता है और ये स्पाइरल होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है ये। अगर एक किसी इलाके में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया तो उसके 10-20 किलोमीटर के स्क्वायर में वहाँ के लोग एकदम प्रभावित रहते हैं कि भैया यही होना चाहिए, और फिर वो मुंडे चला जाता है लोगों तक, लोग समझते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि लोगों में बहुत बड़ा चेंज है। अब एक चीज फैलाई बहुत गई और मैं इस पे जरा आपका व्यू चाहूंगा कि भाई ये सूट बूट की सरकार है, ये वाली जो थी, कॉर्पोरेट्स को फेवर करने की बात है, और एक हमेशा से एक क्वेश्चन आया कि भाई कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म जो चीज आई, तो मुझे ये समझाइए सर कि क्रोनी कैपिटलिज्म की, आपने तो कहा कि भाई इंडस्ट्री को खड़ा करना सरकार का काम होता है, सरकार अगर उसमें थोड़ा सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में क्रोनी कैपिटलिज्म आप देखते हैं, या पुराने जमाने में जो हम अगर बात करें 70s 80s 90s में जहां पूरी पूरी मोनोपोलीज तक होती थी, आप दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म के मामले में तब होती थी क्रोनी कैपिटलिज्म, जैसे आपने कहा 3-4 ही थे, या अब, और कुछ तरह हमें एक उदाहरण के साथ देंगे किस तरह की क्रोनी कैपिटलिज्म होती थी पहले। देखिए, एक जमाना था
जब आप परमिट लेकर के गाड़ी खरीदते थे। जी जी। मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। मेरे ख्याल में ये 92-3 की बात होगी। तब शादियां घर के आसपास टेंट लगा के होती थी। ठीक है। मैंने अपनी सिस्टर की शादी के लिए डीएम के यहाँ से परमिशन लेके एक्स्ट्रा चीनी खरीदी थी, क्योंकि वो सस्ती मिलती थी उस समय। ओह। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बहुत पुरानी बात नहीं है। आप सोचिए वो रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी क्यों थी कि एक बेसिक कमोडिटी के लिए आपको ये करना पड़ेगा। जो लोग उस परिवेश में आते हैं उनको पता होगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे काम करना पड़ता था जी। उस समय बिजली और गैस सिलेंडर कैसे मिलते थे। मैंने गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाई है। गैस खत्म हो गई, बुक कर दिया आपने, 6 दिन बाद आएगी, आप लाइन लगा खड़े हुए 1.5 घंटे में। किस्मत आपकी थी तो मिल गया, वरना खत्म हो गया, आप कल आएगा ट्रक। मैंने किया है, बहुत पुरानी बातें नहीं है। तो और एक दौर वो था तो वहां पे इतनी रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी आपने इकोनॉमी और खोल नहीं रहे थे, तो फिर कुछ लोगों को फायदा हो रहा था। मैं कतई ये नहीं कर रहा हूं कि आप क्या कर रहे थे, आप खुद सोचिए कि हो क्या रहा था। उसके बाद से थैंक्स नरसिम्हा राव, वो बहुत बड़ी बात थी। वहां से जो चेंज लेके आए वो, उसके बाद बड़ा क्या ये चेंज और पहले नहीं आ सकता था। वो भी चेंज नीरज जी अगर मैं कहूं तो वो वाज अ फोर्स्ड चेंज था बाय द आईएमएफ एंड ऑल। जो हम लोग के पास कुछ रिजर्व्स नहीं बचे थे, वो भी चेंज, वी वर फोर्स्ड टू मेक दैट चेंज ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये पॉइंट आपको मैं जो बताऊं कि हम लोगों की ना कि आदत हो गई, जब तक सर पे नहीं पड़ेगी हम करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। इस सरकार में प्रो इनिशिएटिव्स है, इतना ही फर्क है। और ये बहुत बड़ा फर्क है कि मेरा सर पे पड़ेगी तब देखेंगे। ये सरकार कहते नहीं, सर पे पड़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज आपको बनानी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है। आज की तारीख में आप बेसिक एम्यूनिटीज में आप मिस कॉल दीजिए, गैस आपके घर पे आ जाती है। मुंबई में बता रहा हूँ, इंडस्ट्रीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बार बार लोग कहेंगे वो मेरे किसी दोस्त के घर की बिजली कट गई, उसने बिल नहीं जमा किया 2 महीने, तो बिजली कट गई। तो मैंने कहा आप क्या करोगे? उसने बोला यार पैसे जमा करेंगे, फिर उसको इन्फॉर्म करेंगे, लाइनमैन को आके जोड़ेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने पैसे जमा किए, 1 घंटे के अंदर लाइन जुड़ गई अपने आप, उसको कुछ नहीं करना पड़ा। दिस इज द सिस्टम, प्रोएक्टिव। दे वॉच यू, दे सर्विलांस यू कि आज पैसा जमा हो गया है, उन्होंने अपने आप जोड़ दी, आपको करना नहीं पड़ा। तो ये अब ये चेंज आपको प्रोएक्टिवली करने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे लेकिन कहूँगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो दोस्त हैं, हमने भी 20-25 साल देखा उनको, हम लोग R&D पे बिल्कुल नहीं काम करते। हमारा R&D इनोवेशन बहुत वीक है। मैंने कल भी एक ट्वीट पे डाला, उस पर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कल पीयूष गोयल जी किसी इवेंट में थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप हैं उसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम है कि वो फैंसी आइसक्रीम या क्विक सर्विस डिलीवरी ये सब जो कर रहे हैं ये रियल नहीं है। चाइना में आप देखें या यूएस में आप देखें तो वो रियल काम हो रहा है कि वो एआई में काम कर रहे हैं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी में काम कर रहे हैं, वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे मेरा मन आया तो हमने कहा चलो उस पर लिख देते हैं। मैंने उस पर लिखा कि मुझे उससे ज़्यादा चिंता बड़े इंडस्ट्रीज की है। हमारी बड़ी आईटी कंपनी क्या है? सर्विस कंपनीज है, जिसको मैं कहता हूँ ये प्लम्बिंग कंपनीज है। प्लम्बिंग का काम है इनका। आपकी बुक्स पे हज़ारों करोड़ रुपए कैश है, हज़ारों करोड़। आप क्यों नहीं आप इनोवेशन में पैसा लगाते? या आप क्यों नहीं 10,000 करोड़ अपनी बैलेंस शीट से निकालते हैं और इन स्टार्टअप्स को फंड करते हैं? आप सबको दीजिए 100-100 करोड़ रुपए और ये मान लीजिए कि उसमें 90 जीरो हो जाएंगे। 10 जो बनेंगे ना, वो आपके इन्वेस्टर को, जिसका पैसा आप वहां लगा रहे हैं, मल्टीफोल्ड कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं आप हमेशा सर्विस कंपनी में रहना चाहते हैं क्योंकि आपको सुखा गया, सिक्योर्ड जॉब मिल गया है, काम करना है, पैसे मिलने चल रहे। So this story has to be revealed. And this brings to another important aspect जो आपने कहा AI का। अब एक बहुत ज्यादा जबरदस्त इधर टूल्स हम लोग देख रहे हैं, AI इन स्टॉक मार्केट्स। Yes. Now this is very dangerous. मतलब this can be very beneficial also. I don't know, I haven't used, but there are AI tools who are trying to game the market कि भाई ऐसे होगा और ये होगा। अब जो आप कहते हो ना कि आपको नॉलेज होनी चाहिए पैटर्न रीडिंग की, आपका एक्सपीरियंस, अब वो पैटर्न रीडिंग की नॉलेज है एआई टूल को। आपको लगता है दे विल बी एबल टू टेम द मार्केट या मार्केट विल स्टिल आउटस्मार्ट देम आल्सो? देखिए, मार्केट विल आउटस्मार्ट देम। क्यों?
हाँ क्योंकि जो चीज सबके पास अवेलेबल है उसका मोट नहीं है। उसका मोट, MOAT। हाँ मोट मतलब कि आपकी यूएसपी क्या है। अच्छा आपका मोट नहीं रह गया ना, तो सबके पास है। हाँ लेकिन उसको यूज करके आप अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि XYZ नाम की कंपनी बहुत अच्छी है करण भाई, इसको आप ले लीजिए, फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। तो आप उसकी थोड़ी रिसर्च करेंगे कि यार नीरज ने जो कहा जरा देख तो लें। तो आप खोलेंगे, उसकी बैलेंस शीट देखेंगे या उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे या किसी से पूछेंगे। 2-4 घंटे आप इसमें लगाएंगे, लगाना चाहिए। आप ChatGPT पे जाइए और लिखिए XYZ कंपनी SWOT एनालिसिस, विद इन 5 सेकेंड्स पूरा आ जाएगा। समय बचा आपका, बिल्कुल बचा। सो ये जो मोड क्रिएट हो रहा है, ये जो एज क्रिएट हो रहा है, हाँ इसका कितना बेहतर इस्तेमाल आप कर पाएंगे, हाँ दैट विल डिसाइड। और AI इज अ बिगेस्ट डिसरप्टर। मैं ये बात अपने दर्शकों को, लोगों को, इंडस्ट्रीज को ये वार्न कर रहा हूं कि प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए। सबसे ज्यादा डिसरप्शन आपका फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा, हेल्थ केयर सेक्टर में आएगा और जनरल प्रैक्टिस में आएगा। मैसिव डिसरप्शन आने वाला है। तो इसको आप इग्नोर मत करें, इसको सीखें, समझें और इसको अप्लाई करना सीखें। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने हमेशा कहा एक बात कि भाई पूल तो लिमिटेड है, सब तो कमा नहीं सकते इसमें से। नाउ व्हाट इफ एवरीवन हैज दिस AI टूल, ठीक, एंड थोड़ा तो इंक्रीज्ड अवेयरनेस होगी, थोड़ा बेहतर भी होंगे लोग इसमें, तो देन डू यू थिंक मोर पीपल विल स्टार्ट अर्निंग आउट ऑफ इट, या क्या होगा फिर इसमें? नहीं, वो लॉ ऑफ एवरेजेस वही चलेगा। लॉ ऑफ एवरेजेस वही चलेगा, इट विल नॉट चेंज। बट हाउ विल इट नॉट चेंज? बिकॉज क्या होगा, मतलब एग्जैक्टली क्यों ऐसा चीज होगा? देखिए, अगर कोई जानकारी सबके पास है, हाँ हाँ, तो उसका सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और बढ़ना चाहिए उस स्टॉक को, उस स्टॉक को और बढ़ना चाहिए, ठीक, लेकिन उससे आगे जो व्यक्ति सबसे पंक्ति में आगे खड़ा है, हाँ, वो उसका एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, नहीं सभी ले रहे हैं ना। मान लीजिए कोई XYZ स्टॉक आता है AI टूल के हिसाब से कि भाई ये अब बढ़ना चाहिए, ठीक, अब आपको भी पता लगा, मुझे भी पता लगा, मैंने भी इन्वेस्ट किया उसमें, आपने भी किया, तो उसको तो बढ़ना चाहिए until and unless it's operator driven। नहीं, आप मान लीजिए एक स्टॉक है XYZ, ठीक, हमको भी वही पैटर्न दिख रहा, आपको, सबके लिए 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा डेली मूविंग एवरेजेस सबके लिए सेम है, सबको चार्ट पे सेम दिख रहा है। आप AI से देखें या मैनुअल देखें, डजंट मैटर। नहीं, AI ने पूरा पैटर्न्स भी दे दिया आपको, 20 साल के सब कुछ दे दिया। तो सबके पास AI है ना, सबके पास, तो वो तो इक्वलाइज हो गया। मैं कहता हूँ सबके पास है, तो उसको बढ़ना चाहिए फिर। नहीं, वो वही तो मैं समझा रहा हूँ, बताइए प्लीज। वो इक्वलाइज हो गया। अच्छा, क्योंकि वो अभी हमारे पास सपोज AI नहीं है, हाँ, और कुछ बेसिक जानकारी हमारे पास भी, आपके पास भी, AI आ गया तो वही जानकारी आपके पास भी, वही जानकारी। तो सारे लोग एक ही चीज जब पढ़ते हैं तो उसका मोड खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर रोल शुरू होता है कैपिटल का। मैंने अगेन कहा कि जो बिग कैपिटल है उसको बीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। शेयर मार्केट का खेल पैसे का खेल है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मनी गेम है और ये मैथमेटिकल गेम है। इसमें बड़े पैसे वाला ज्यादातर टाइम जीतेगा ही जीतेगा। आप अगर छोटे कैपिटल वाले हैं तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप तो आपकी हार के चांसेस 90% है। तो बड़े कैपिटल वाला, मैं अगर इस एग्जांपल की करूं, तो बड़ा कैपिटल वाला ट्राइज अ रिवर्स साइकोलॉजी, या कि भाई सब इस तरफ भाग रहे हैं, एब्सोल्युटली, आई एम सिटिंग विद बिग मनी, आई विल डू अ शॉर्ट सेल परहैप्स, है ना। सबने सबको दिख रहा है, सब ज्ञानी हो गए, सब स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक लिमिट तक ही जाएगा ना, क्योंकि आपकी कैपिटल लिमिटेड है ना। हाँ हाँ हाँ, आपकी, आप, मुझे मालूम है कि आप 5-10 लाख रुपए लेके बैठे हैं, ठीक, तो आप एक ही लेवल तक तो उसको ले जाएंगे ना। हम वहां पे शॉर्ट करेंगे, वो गिरेगा नीचे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कैपिटल है। मैं बार बार इसलिए इस शब्द को यूज कर रहा हूँ कि बहुत ध्यान से लोग समझ ले कि ये बड़े कैपिटल का गेम है। आप अगर छोटे कैपिटल है तो अब लोग कहेंगे यार मैं तो छोटा कैपिटल में अमीर कैसे बनूंगा। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप भी उतने अमीर बन सकते हैं जितना 100 करोड़ वाला बन सकता है। तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। आपके लिए स्ट्रेटजी इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी होगी। अगर आप छोटे कैपिटल वाले हैं तो आप इन्वेस्टिंग करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन ध्यान से उसकी वो नैरेटिव वाली स्टोरी पे मत जाइएगा कि म्यूचुअल फंड में लग गया तो अब अमीर बनना ही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने इन्वेस्टर, आपने पैसे डाल दिए, एक तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना,
करण भाई ज़्यादा ज्ञानी आदमी है, हमने इनको पैसे दे दिए, अब ये मैनेज करेंगे मेरे बिहाफ पे, और हमने उनको समय भी दे दिया कि साहब 5-6 साल 8 साल बाद हम देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स हमेशा एवरेज पे प्ले आउट होती है ना, तो वो एवरेज रिटर्न आपका बन ही जाएगा। आपका दिमाग होना जरूरी नहीं है, somebody else is managing your money efficiently, आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको दे दो ना, आपको पैसा कमाना ना, हमको खुद एडवेंचर करना क्यों जरूरी है। इसलिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग चीजें हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 90% चांसेस है कि आप पैसा लूज करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने लंबा होराइजन रखा 5-8 साल का, तो 90% चांस है कि आपका बहुत पैसा बनेगा। ये एकदम क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट में से कोई डाउट नहीं है। वही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ही चाहिए इन लाइफ ऑल्सो। एंड नीरज जी, इट्स बीन अ फैसिनेटिंग डिस्कशन। चलते चलते मैं आपको ना 2 हैट्स दूंगा। एक पहला हैट है पॉलिटिकल और फिर आएगा मार्केट्स का। पहले तो पॉलिटिकल, हाउ डू यू सी द नेक्स्ट 2-3 years, हाउ डू यू सी इट अनफोल्डिंग पॉलिटिकली? स्टेबिलिटी देखते हैं, ऑपोजिशन की तरफ से देखते हैं, मोदी सरकार को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए टर्म तो देखते हैं, आने वाले चुनावों में क्या देखते हैं? व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज द पॉलिटिक्स? मुझे लगता है कि जो 4 जून को रिजल्ट आया था शायद लोकसभा का, जी, वो बहुत बड़ा इवेंट था, उसको लोगों को समझना चाहिए। 4 जून के जो रिजल्ट थे उसमें बीजेपी की 240 सीटें आई, एंड दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर दिस गवर्नमेंट एंड दिस बीजेपी। लर्निंग ये थी कि देखिए, हर आदमी अगर 10 साल से आप पावर में, थोड़ी सी गलतफहमियां हो जाती हैं। वो गलतफहमियां बीजेपी को भी हो गई थी। कुछ टिकट गलत दे दिए, या उनको लगा कि 400 पार का नारा या रिजर्वेशन बहुत अच्छा से क्वाइन कर लिया अपोजिशन ने, नैरेटिव्स ने बिल्ड कर दिया, आपने काउंटर नहीं किया, आप लेथार्जिक हो गए थे, और ग्राउंड का फीडबैक ऊपर नहीं गया। जो फुट सोल्जर थे, जिनके दम पे युद्ध जीता जाता, उन्होंने गड़बड़ की, किसी भी रीजन से की हो, रीजन मुझे नहीं जाना। उस लर्निंग को इस गवर्नमेंट के जो रनर है उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा। बीजेपी, संघ परिवार और उनके एलाइज इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली तीनों जीत गए, और मैसिव जीत नहीं गए, मैसिव जीते। बिल्कुल, मैं बार बार अपने पॉलिटिकल डिस्कशन में, क्लब में डिस्कशन करता था। 2004 में मेरा कोई वीडियो देख सकता, मैंने कहा था प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करना, स्टोरी इज नॉट ओवर कि आप अब 240 आ गया, मोदी जी कमजोर हो गया, कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी, काम नहीं होगा। भाई वक्फ बिल भी हो गया ना, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समर्थन किया, सबने करा। तो प्लीज पॉलिटिक्स जितनी आपको दिखती है वैसी नहीं होती है, उसको डीपली समझिए। और ये 3 राज्यों के इलेक्शन ने आपको बता दिया कि वो उससे ज्यादा फोर्स के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि यार मिस्टेक हुई, और ये मिस्टेक अगर रिपीट हुई तो आउट। आप तीनों रिजल्ट देखिए, और आप देखिएगा बिहार का, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, आप बिहार में देखिए कितनी पावर के साथ ये लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, तो मुझे लगता है कि 2-3-4 साल 5 साल तो आप, मतलब 29 तक का ही हम लोग मान के चले सेंट्रल गवर्नमेंट का, नो इश्यूज एट ऑल, पॉलिटिकली नो इश्यूज, और बहुत पावरफुल गवर्नमेंट चलेगी। नाउ वी टॉक अबाउट द मार्केट, जो आपका एक हैट हमेशा से लगा रहा है। हाउ डू यू सी द मार्केट्स गोइंग फ्रॉम हियर? कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को? एनी टिप्स यू वांट टू गिव टू पीपल ऑन हाउ टू यू नो व्हाट टू वॉच आउट फॉर? योर वर्ड्स ऑन इट। देखिए, मेरा पहला टिप यह है कि ट्रस्ट मी, इसी मार्केट में बहुत पैसे बनेंगे। ओके, आप बिल्कुल होप लूज मत करिए। आप कोविड के बाद वाले इन्वेस्टर हैं या कोविड के पहले वाले? कोविड के पहले वाले ने तो बहुत दुनिया देखी है, उनसे बात करो, वो भी यही बताएंगे। बिलीव इन इंडिया, इंडिया स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही ब्राइट है। मैं खुद अपना पैसा इंडिया स्टोरी में ही लगा रहा हूँ ना। तो आप मार्केट को लेकर चिंता मत करें। चूंकि अभी ये टर्बुलेंस है, तो हो सकता है 2025 में आपको बहुत अच्छे रिटर्न ना बने, या हो सकता है कि 2-5% नीचे रिटर्न आपके बने, एनीथिंग पॉसिबल। बट यही नेचर है मार्केट का, ये स्वभाव है। मार्केट कभी लीनियर एक रास्ते में नहीं चलता, वो अप्स एंड डाउन्स में ही चलता है। और अगर आप पेशेंटली बैठे और इस समय आपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो मैं मतलब गारंटी शब्द यूज नहीं करना चाहिए जी, लेकिन मेरी बात को आप मान लीजिए कि 3-4 साल में आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ये सारे इन्वेस्टर समझ लें कि इंडिया स्टोरी बहुत इंटैक्ट है, बहुत पैसा बनेगा। बस बैठे रहिए दम साथ के, पैनिक मत करिए, घबराइए मत, इन्वेस्टिंग करिए। ट्रेडर्स के लिए मेरी सलाह, जो मैंने हम लोग शुरू में डिस्कस किया, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत पैसा बनेगा।
थैंक यू सो मच नीरज जी, आपकी बातों से ना वही जो लाइफ की फिलोसफीज हैं समवेयर वही रिलेट करती हैं, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटिक्स हो. I mean, you have to be patient, you have to play for the long term, Yes. you have to learn from your mistakes, and every day, I think इतने सालों बाद भी what I observed and whenever I speak to you, you have that spark of a student. आज भी you want to learn कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है. जिस दिन लर्न करना मैं बंद कर दूंगा जी. उस दिन मुझे नींद नहीं आती. कुछ ना कुछ No, आपको I see that spark सीखना every चाहिए. time I meet you. So that is the spark that I see. And ladies and gentlemen, ये बहुत बड़ी बात है कि you know after so many years, he's always curious कि भाई क्या हो रहा है. And जब तक हम लोग learn नहीं करेंगे, because life is a learning. I mean, हर दिन एक नया event होना है. Yes, experience helps you, past learnings help you. But as he said, जैसे AI का tool होता है, आप उसको किस तरह से use करते हैं उन learnings को, that is what the key is. The Indian story is intact, be it politically, be it economically, and he is very gung-ho about it. Personally, so am I. आप हमें बताइएगा आपका क्या सोचना है, and do write to us in your comments how you liked this episode. We'll convey your comments to नीरज जी also. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं और किन से आप चाहते हैं हम आपको रूबरू कराएं. Thank you so much.